हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय शिवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाला है और मैं यहाँ पर आज आप लोगों से सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसमें आज हम विशेष ध्यान देने वाले हैं भाग 1, जो कि हमारा सबसे पहला पेपर होता है इसमें सीडीपी का। ठीक है, ये वीडियो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, तो यहाँ पर दोनों स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ध्यान दें। आप जानते हैं कि सीडीपी के एग्ज़ाम में आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो यहाँ पर हम ये एक सैम्पल पेपर है जिसमें हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जुड़िए, और ये जो वीडियो है ना, इसका पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और साथ में मैं वहाँ पर आपकी जो इसके एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स हैं उसकी शीट भी डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं गवाते, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। यहाँ पर विगोत्स्की की थ्योरी की बात की जा रही है। उसने पूछा है विकास तथा अधिगम के बीच संबंध के लिए। तो विकास और अधिगम में संबंध के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। विकास अधिगम से स्वाधीन है, बिल्कुल भी नहीं है। विकास की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, बिल्कुल रह जाती है। विकास अधिगम का समानार्थक है, जी नहीं है, बिल्कुल भी। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, जी नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो गया, ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो विगोत्स्की था ना, उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी, उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है समाज और सांस्कृतिक संबंधों के ऊपर, कि बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट समाज का पड़ता है और सांस्कृतिक संबंधों का पड़ता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि जब विकास की प्रक्रिया जो होती है ना, वो अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, लेकिन अधिगम जो होता है ना, वो बच्चे का जो अधिगम है वो हर वक्त चलता रहता है और उसकी उम्र के साथ बढ़ता रहता है। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है वो एक समय तक, अधिगम के अकॉर्डिंग विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, तो विकास पीछे रह जाता है और अधिगम की प्रक्रिया आगे निकल जाती है। कोलबर्ग के सिद्धांत की यहाँ पे बात करें, कोलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? आलोचना पूछी गई है यहाँ पे कि मतलब जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे अपने, उनके अंदर कौन सी कमी थी। आलोचना मतलब कमी हो जाता है। तो ये देखिए, कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किए, ऐसा नहीं है। कोलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, बिल्कुल दिया था। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, कोहलबर्ग की जो थ्योरी थी ना, उन्होंने जो पुरुष और महिलाओं की नैतिक जो तार्किकता है ना, उसके बारे में, सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बारे में उनको महत्व नहीं दिया था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि आलोचना क्या थी, मतलब कमी क्या थी उसके अंदर, कमी उसकी यही थी। थर्ड ऑप्शन देखिए, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी? देखिए, एक ऐसी कक्षा जो कि शिक्षार्थी के ऊपर केंद्रित है, यानी कि बाल केंद्रित है, वहां पर जो शिक्षिका की जो अध्यापिका है क्लास के अंदर, वो क्या करेगी? ओके। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करेगी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वह अपने विद्यार्थियों में जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश करना, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार की, मतलब अपनी मेंटेलिटी बच्चे पे नहीं थोप सकते, तो गलत हो गया। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन फिर भी हम सारे ऑप्शंस को पढ़ते चलेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि दो से या फिर सारे ही ऑप्शन ठीक होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट आंसर होता है ना, हमें उसको टिक करना होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एमसीक्यू पढ़ते हुए आपका फर्स्ट जो आंसर है ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप BCD ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं। सीटेट के एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करनी है स्टूडेंट्स। बहुत बार सारे ऑप्शंस बिल्कुल ठीक होते हैं या एक दो ऑप्शंस ठीक होते हैं, जिसमें से जो बेस्ट आंसर होता है ना, उस पर टिक करना होता है, ठीक है, बेस्ट कंडीशन के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लेते हैं। मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना बाद में शिक्षार्थियों, नहीं जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल ठीक बैठता है कि एक शिक्षा केंद्रित कक्ष में अध्यापिका इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करे जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, क्योंकि स्वयं प्रेरणा से ही आदर्श अधिगम की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, देखिए गार्डनर का आपने सुना होगा नाम। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था।
उनके बहुबुद्धि सिद्धांत के आधार पर वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो हार्वर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम था, इनका जो बहुबुद्धि सिद्धांत था वो 7 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख करता है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। देखिए यहाँ पे स्पेस का मैं तो लिखना मुश्किल है, लेकिन मैं बोल के बता देती हूँ आपको। उन्होंने एक बुद्धि का नाम, पहली बुद्धि बताई भाषाई बुद्धि, जो कि केवल भाषा का बोध कराती है। तार्किक गणितीय बुद्धि बताई, जिसमें तर्क करने की या अंकों की क्षमता होनी चाहिए। तीसरी उन्होंने बताई थी कि शरीर की गति की बुद्धि, जिसमें शरीर की गति और उसके नियंत्रण, उसकी प्रवीणता की क्षमता होती है। चौथा उन्होंने बताया था स्थानिक बुद्धि के बारे में, जिसमें स्थानिक चित्रण और कल्पना शक्ति होती है। ठीक है। वैयक्तिक आत्म बुद्धि के बारे में बताया था, जिसमें आत्मबोध की क्षमता हो। वैयक्तिक बुद्धि पर बताया था, जिसमें दूसरों के व्यवहार को समझने की कैपेबिलिटी हो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इन 7 बुद्धि को देखें कि कौन सा नंबर ऑप्शन ठीक होगा, संगीत में नहीं, उन्होंने ऐसे किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया। भाषा विषयक नहीं, ऐसा भी नहीं बोला उन्होंने। आध्यात्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक भी नहीं बोला। अंतः वैयक्तिक, बिल्कुल यहाँ पर इसका जो आंसर है अंतः वैयक्तिक इज द राइट आंसर। 5वां देखिए, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। देखिए वाइगोत्स्की और पियाजे यहाँ पे बोल रहा है कि इन दोनों ने जो अपने अपने सिद्धांत दिए थे ना, उसमें एक प्रमुख विभिन्नता क्या है। पहला, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों के पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है ना, ये 5वें का सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि क्या हुआ था कि वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण में एक प्रमुख विभिन्नता थी। वो क्या थी कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो होता है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास के ऊपर जोर दिया, लेकिन उसके प्रभावित भी होता है। और पियाजे ने क्या बोला कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है ना, वो प्रतिमान सार्वभौमिक स्तर पर होता है। मतलब वाइगोत्स्की तो बोल रहे हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से आता है, लेकिन पियाजे ने क्या बोला कि जो संज्ञानात्मक विकास है ना, वो सार्वभौमिक स्तर पर आता है। तो ये उन दोनों की थ्योरी में एक बहुत बड़ी विभिन्नता थी एक ही टॉपिक के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको केवल एमसीक्यू के आंसर टिक नहीं करवाऊंगी, मैं यहाँ पर आपको हर एक एमसीक्यू की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। तो आप ये जो वीडियो है इसको अच्छे से पॉज कर करके खुद से पहले क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिए कि आंसर क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 6 में बोला गया इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो लड़के और लड़कियां होते हैं ना, उनके अंदर आनुवंशिक घटक के कारण होता है जो वाद विवाद होता है। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, पढ़ते हैं। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाए। तो यहाँ तो सामाजिक आंसर हो गए, तो गलती हो गई बात। यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। बिल्कुल गलत बात हो जाती है यहाँ पे ये इस क्वेश्चन के हिसाब से। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते, क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। क्लियर। 7 देखिए, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वे क्या करेगी। सभी बच्चों के लिए उपलब्धि में एक समान मानकों को उल्लेखित करेगी। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देगी। वस्तु रूप में पुरस्कार प्राप्त करना, बिल्कुल पुरस्कार वाला ऑप्शन तो गलती हो जाता है हमेशा। इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित दें। जी नहीं, यहाँ पर अभिसारी चिंतन का कोई सेंस नहीं बैठता। ऑप्शन नंबर ए बी दोबारा देखते हैं। सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना, या फिर अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लेकिन इन दोनों में से बहुत अच्छा आंसर क्या है, वो है ऑप्शन
नंबर बी कि अगर वो अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय जो बच्चों का व्यक्तिगत रूप है उसके अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान दें तो बच्चों का विकास ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 8वां देखिए, 8वें में कहा गया है कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। यस, ये हो सकता है। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। ये बात बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाती है। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया था आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हो जाएगा राइट आंसर कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में यदि कोई विद्यार्थी असफल होता है तो असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम में या फिर शिक्षा की पद्धति में या फिर आकलन की जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं उस पर विचार करने की आवश्यकता है जिससे कि परिणाम में सुधार किया जा सके। क्लियर। 9वां क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कि बच्चों का जो बुद्धि स्तर है निम्न है? बिल्कुल नहीं, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न नहीं होता। बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, ये भी गलत हो जाता है यहाँ। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, यहाँ पर 9th का जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाया उसने, ठीक है, तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह कैसे प्रस्तुत करती है? कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है या केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10th का ए कि वो अपने एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदु को अगर रेखांकित कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। क्लियर। वीडियो को पॉज कर करके स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाएं। फिर से बोल रही हूँ कि मेरी वीडियो को पॉज करके मेरे क्वेश्चन रीड आउट करने से पहले खुद से क्वेश्चन को रीड आउट करें, आंसर निकालने की कोशिश करें, उसके बाद देखें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इस वीडियो का PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर। और कोई डाउट हो तो कमेंट करें स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उन्हें हल करते समय सहयोग देना, बिल्कुल सही बात है ये। बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, गलत बात। विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना, ये बात भी ठीक है। समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना, ये बात गलत है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला और सी जो है, ए और सी, ये दोनों राइट आंसर है, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 11th का ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। अधिगम तब तक घटित नहीं होता। अधिगम मतलब जानते हैं ना आप लोग, अधिगम मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, तो अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। ऐसा नहीं है, अधिगम पे केवल अंकों का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कहीं पड़ता है लेकिन केवल अंकों का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आगे देखिए, अधिगम केवल तभी बेहतर होता है और यदि यह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। ठीक है, ये भी बात गलत है, व्यवहार से अधिगम कोई लेना देना नहीं है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अधिगम जो है ना वो किस पे इम्पैक्ट डालता है? अधिगम कहाँ से मिलता है? समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हम जैसे संस्कारों को सीख रहे हैं, वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो हर बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने समाज से, अपनी संस्कृति से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। 13 देखिए, 13 में बोला गया है
इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ऑप्शन पढ़िए, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। गलत हो गया ऑप्शन नंबर बी और सी। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। इसका आंसर ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 14 देखिए, प्रकृति पालन पोषण, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। ये बात तो गलत ही होगी क्योंकि उसका बहुत बड़ा योगदान है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाती है। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, ये बात गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 देखिए, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ये तो आप सभी इसका आंसर इजीली बता ही देंगे कि मूल्य, विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने के, समायोजन की, जी नहीं, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। ये है 15वें का ए, यानी कि मूल्य की, विश्वासों की और अपेक्षाओं की। क्लियर। 16 का देखिए, पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व सक्रियात्मक बच्चे बात करने में असमर्थ होते हैं, वाद करने में, वाद मतलब बातचीत को करने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से थोड़ा ना साइड का स्टूडेंट्स दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? ऑप्शन दिए गए हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अनुत्क्रमणीयता या उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए, विचार की अनुत्क्रमणीयता क्यों? क्योंकि पियाजे के अनुसार बच्चे जब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होते हैं ना, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के में जो याद रखने में उनकी कैपेबिलिटी होती है ना, वो नहीं होती है। वो बच्चे असमर्थ होते हैं किसी भी चीज को याद रखने में, क्योंकि बच्चों के विचार की अनुत्क्रमणीयता या फिर इसको अविलोम्यता भी बोलते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल बोल सकते हैं, इस काम में वो लोग सक्षम नहीं होते। उनकी जो मानसिक क्रम की जो प्रक्रिया है ना, मतलब कि किसी भी चीज़ को याद रखना या उसी प्रक्रिया पे वापस लौटना जहाँ से उस चीज़ की स्टार्टिंग हुई है, वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 17 देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करने से, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, ए और बी दोनों गलत हो गए, अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा, या उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन। तो पुरस्कार वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी 17 का सी, अनुकूलन की प्रक्रिया से सीखते हैं, क्योंकि अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचाता है कि इसमें आत्मसातन एवं समंजन नामक दो प्रकार सन्निहित होते हैं। क्लियर। 18 में आ जाइए, विगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। विगोत्स्की के अनुसार जो सबसे नियर बाय क्षेत्र है ना विकास का, वो क्या है कि अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में अंतर करना, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। गलत हो गया, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, ये बात गलत हो गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में अंतर करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19 देखिए, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में, बहुसांस्कृतिक कक्षा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुसांस्कृतिक, थोड़ा सा जस्ट अ मिनट,
ये हो गया। बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, अधिगम की, ये बात भी ठीक है यहाँ पे, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना गलत हो गया यहाँ पे। आकलन उपकरण के मानकीकरण, आकलन उपकरण के मानकीकरण, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि को देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी भी ठीक, इस ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए और डी में बेहतर ऑप्शन है डी, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देना। ठीक है, उसके बाद में आता है अपने उपकरण की विश्वसनीयता। तो यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा इसका 19 का डी। 20 क्वेश्चन देखिए। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसम्मत किया जाए, या विद्यार्थी अपने आकलन के एक समान निर्धारक होंगे, या विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। यस, विद्यार्थी आकलन के लिए शिक्षिका के साथ में योजना बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि, समावेशी शिक्षा आप जानते हैं, ठीक है, समावेशी जो शिक्षा होती है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। इसका ऑप्शन तो ए यहीं पे ठीक हो जाता है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। लेकिन आगे के ऑप्शंस भी रीड आउट कर लेते हैं कि हमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यार्थियों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए, बट ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, 22 की बात करते हैं। 22 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। एक सृजनात्मक बच्चे के लिए यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, या बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या को हल करती है। बिल्कुल सही बात, जब बच्चा खुद समस्याओं से घिरा हुआ है, बिना किसी की हेल्प के, बिना टीचर की हेल्प के, वो किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उससे बाहर निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सृजनात्मक, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 23, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना, या विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना, ये बात भी ठीक है। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनमें पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती हैं, उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं, या वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है। ये जो 23 क्वेश्चन है ना, इसमें ऑलमोस्ट सभी आंसर ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है, लेकिन इनमें से बेस्ट आंसर क्या निकलता है कि बी, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनमें पक्षपात और रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 23वें का आंसर बी। 24वां देखिए, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। देखिए क्या होता है कि स्कूल्स में बहुत डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे विभेदीकरण पाए जाते हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं बच्चों के अंदर, या एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के रीजंस होते हैं। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है बताना है। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसमें तो ऐसा कोई विभेदीकरण नहीं आया। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है, यस, इसमें विभेदीकरण की बात है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, ये भी विभेदीकरण वाली चीज हो गई। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों को बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं, ये भी विभेदीकरण हो गया। तो इसका राइट आंसर हमें बताना नहीं है, कौन सा उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए। ओके, 25 देखिए, इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की एक विशेषता है। 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, अन्य बच्चों को धमकाना, गलत हो गया पहला और दूसरा। एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, जी नहीं। धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों को पलट कर जाने में कठिनाई, यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए
26 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? क्योंकि प्रश्न पूछने की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं, बच्चों को अपना भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है, या जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनकी बुद्धि में कमी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाता है। क्लियर? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि प्रश्न अन्योन्य क्रिया द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा देते हैं। ऑप्शन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पित प्रश्नों के माध्यम के जरिए सिखाया जाएगा, परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों को वैकल्पिक समाधान को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं, गलत हो गया, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सह संबंध पर बल दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधान को आंकने के लिए विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हम केवल 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि सीडीपी में 30 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, अगर आप लोग चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 के लिए, जैसे मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, पर्यावरण अध्ययन हो गया, इंग्लिश और हिंदी, इनके ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड कर सकती हूँ। और पेपर 2 के कैंडिडेट्स के लिए साइंस और मैथ्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चैनल पे हर एक वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर? कि अध्यापक की मनोदशा कैसी है, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार कैसे हैं, दोनों ऑप्शन गलत हो गए, बच्चे के निष्पादन का स्तर कैसा है, या बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं कैसी हैं। तो डिपेंड करता है कि बच्चे के निष्पादन का स्तर क्या है, ना कि उसकी नैसर्गिक योग्यताओं पर। 29 देखिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि, अगर आप किसी स्कूल में गणित की अध्यापिका है तो आप किस चीज़ पे विश्वास करेंगी? कि विद्यार्थियों की गलतियों को उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी गलत हो गया। लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे, गलत हो गया, ये बात भी यहीं से समझ में आता है। विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों, गलत बात है। तो इसका मतलब 29 का ए ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ठीक हो जाएगा कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। जब बच्चे गलतियां करते हैं तभी कोशिश करते हैं कि हम दोबारा उस गलती को ना दोहराएं, तो बच्चे अपनी गलती से ही चिंतन करना शुरू करते हैं और अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन कथन में से आप किससे सहमत हैं? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं करते हैं, गलत हो गया। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटक, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, बिल्कुल सही आंसर हो गया। इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत हो ही गया। तो यानी कि इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ये थे स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए पेडागोजी के क्वेश्चन। आगे की और वीडियोस देखने के लिए, सारे क्वेश्चंस को, सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ